अपने से मजबूत विरोधी को अगर चुनाव में हराना है तो चाणक्य नीति का उपयोग कैसे किया जा सकता है? आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं उसके बारे में और कैसे उन्होंने एक साधारण से बच्चे चंद्रू मौर्य को धनानंद को हराने के लिए तैयार कर लिया? क्या उससे कुछ सीखा जा सकता है और कैसे हम अपने से मजबूत विरोधी को हरा सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, अगर आपका विरोधी ताकतवर है, उसके पास पैसा है, संसाधन है, हथियार हैं, रणनीतियां हैं, अगर वो बेईमान भी है, धोखेबाज भी है, चालबाज है, तेज है, अगर आपको उसको हराना है तो इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको उससे तेज बनना पड़ेगा। अब वर्तमान में वो मार्ग नहीं है कि जी वो करप्ट है, मैं तो ईमानदारी से चलूंगा, मैं तो समाज सेवक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो आपका फर्क ना पड़ना आपको बार बार हराता रहेगा और आप यही सोचते रहेंगे कि ऐसा क्या वो कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा। वो अनजाने में या जानबूझकर वो आचार्य चाणक्य की रणनीतियों का, साम दाम दंडभेद का भी उपयोग करेगा। वो आपको हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा और वो सब कुछ करेगा। और जब आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब आपका दुश्मन करप्ट है, उसके हथियार करप्ट हैं, उसकी रणनीतियां करप्ट हैं, उसकी टीम करप्ट है, उसकी सोच खराब है, तो आपके भी हथियार करप्ट होंगे, आपकी भी रणनीतियां करप्ट होंगी, आपकी भी टीम में कुछ करप्ट लोग होंगे, लेकिन आपकी सोच, आपके उद्देश्य करप्ट नहीं होने चाहिए। अगर आपके उद्देश्य ठीक है तो मार्ग तो वही चुनना पड़ेगा साहब। अब वो नहीं चलेगा जो महात्मा गांधी जी ने कहा। गांधी जी का मानना क्या था? गांधी जी कहते थे भाई आपका मार्ग की भी शुद्धि होनी जरूरी है, शुद्ध मार्ग से ही चल के हम शुद्ध लक्ष्य पा सकते हैं। अगर मार्ग अशुद्ध हो गया तो लक्ष्य शुद्ध रहेगा ही नहीं। ये गांधी जी का कथन है और मैं इससे पूरी तरह सहमत भी हूं। गांधी जी का बात बिल्कुल अपनी जगह सही है कि अगर हमारा लक्ष्य शुद्ध रखना है तो हमें मार्ग भी शुद्ध ही रखना है और शुद्ध मार्ग पर चलकर ही शुद्ध लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अशुद्ध मार्ग पर चलकर लक्ष्य शुद्ध नहीं प्राप्त किया जा सकता। लेकिन ये समाज सेवा नहीं है। गांधी जी कोई राजनेता नहीं थे और सफल राजनेता तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, बल्कि उनके नाम पर या उनके ऊपर ही राजनीति हुई है। राजनीति में गांधी जी का मार्ग या गांधी जी की इस रणनीति का इस्तेमाल वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं संभव नहीं है, कल अगर राजनीति आदर्श हो जाए, जब आपका विरोधी आदर्श हो, विरोधी की रणनीति आदर्श हो, वो उसूलों वाला व्यक्ति हो, जैसे पुराने जमाने के लोग उसूलों वाले होते थे, भले वो विरोधी होते थे, भले वो एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, रणनीतियां बनाते थे, लेकिन बिलो दी बेल्ट हिट नहीं करते थे। आज वर्तमान परिस्थिति में राजनीति में कोई लिमिट नहीं रह गई है। न द न्यू लिमिट इज देयर इज नो लिमिट। यस, नो लिमिट इज न्यू लिमिट, ये समझ लीजिए। कोई लिमिट ना होना, गिरने की कोई सीमा ना होना ही नई सीमा है। और हर कोई अपने गिरने की नई ऊंचाइयां छू रहा है। और जब मैंने बोला था पहली बार गिरने की ऊंचाइयां छू रहा है, तो लोगों ने आज से 10-12 साल पहले कहा था सर क्या सेंटेंस दिया आपने, गिरने की ऊंचाइयां छू रहा है। हाँ, गिरने की भी ऊंचाइयां हो सकती है ना भाई। गिर रहा है वो, और उससे ज्यादा गिर रहा है, वो उससे ज्यादा गिर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप गांधी जी के आदर्शों पर चलकर अगर विरोधी को हराना चाहते हैं तो वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है। वर्तमान में तो आपके आदर्श भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए, आपके आदर्श आचार्य चाणक्य होने चाहिए। और जैसे तो मैं बार बार बोलता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कितने प्रसंग ऐसे जिससे आप सहमत नहीं होंगे। बहुत लोग सहमत नहीं है भाई। दिन में सूरज को छुपा देना, अश्वत्थामा मारा गया, या जांग पे वार करवाना भीम से, तो ये सब चीजें तो जायज नहीं थी। जितने बड़े बड़े धनुधर थे, बड़े बड़े योद्धा थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, बड़े बड़े योद्धा थे, उनको छल से हराया गया। लेकिन अब वो छल तो नहीं कहेंगे ना भाई। या कर्ण की लड़ाई देख लीजिए अर्जुन के साथ, या गुरु द्रोणाचार्य का देख लीजिए, या कृपाचार्य का देख लीजिए, या बाकी लोगों का देख लीजिए, भीष्म पितामह का देख लीजिए। तो अब आप कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण गलत थे? नहीं, गलत नहीं थे, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर थे और उनको मालूम था कि जब सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई है तो जीत सत्य की होनी चाहिए। और उसके लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े, जो भी करना पड़े, अगर दिन में सूरज को छुपाना पड़ेगा तो छुपाया जाएगा। तो अगर आपका विरोधी ताकतवर है, आपसे ज्यादा मजबूत है, तो आपको सबसे पहले तो अपना आदर्श ही चुनना पड़ेगा। अब आप सोचें कि महात्मा गांधी जी के मार्ग पर चलकर आप वो पालें, तो वो तो संभव नहीं है। मैं भी ये मानता हूं कि गांधी जी के आदर्शों की वैल्यू है, आज भी प्रासंगिक है। वो ऐसा नहीं है कि उनका औचित्य समाप्त हो गया। लेकिन राजनीति में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, राजनीति में जब आप चुनाव जीतने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब कम से कम उन आदर्शों को साइड में रखें, जितना यूज कर सकते हैं करिए। बाकी ज्यादातर जगह भगवान श्री कृष्ण के बारे में, महात्मा गांधी मतलब आचार्य चाणक्य के बारे में, भगवत गीता के बारे में, इनके दिए गए प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़िए, उनको फॉलो करिए। और मन में आपका उद्देश्य करप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य करप्ट हो गया, आपका उद्देश्य ही करप्शन करना, गलत करना हो गया, तो फिर शायद हो सकता है वो सफलता भी बेमानी हो जाए, उसका कोई लाभ ना हो। तो पहली चीज तो आपके आदर्श कौन है वो तय करेंगे। और दूसरी चीज क्या है, आपकी रणनीतियां कैसी हैं।
जब आपको मजबूत व्यक्ति को हराना है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रणनीतियाँ मजबूत होंगी, तो उससे बेहतर रणनीति बना कर के तो काम होगा। अगर आपका विरोधी ज़्यादा मेहनती है, ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उसके पास ज़्यादा सेना है, ज़्यादा हथियार हैं, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा पैसा है, तो आपको उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। अब हो सकता है आप कहें पैसा उस पे ज़्यादा है, मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे पास लोग ज़्यादा है। हाँ, तो बैलेंस हो गया ना? उसके पास लोग कम, पैसा ज़्यादा, आपके पास पैसा कम, लोग ज़्यादा, तो एक बैलेंस हो गया। जैसे उसके पास रणनीतियाँ कम, आपके पास रणनीतियाँ ज़्यादा, उसके पास हथियार ज़्यादा, रणनीतियाँ कम, आपके पास हथियार कम, रणनीतियाँ ज़्यादा, बैलेंस हो गया। तो कहीं न कहीं आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो मेहनती है, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम कर रहा है और आप 16 घंटे काम करने लगते हैं, तो समझ में आता है कि अब आप उसको बीट कर जाएँगे। जो मैं बोलता हूँ कि एक पहलवान रिंग में चैंपियन नहीं बनता, कोई भी चैंपियन रिंग में नहीं बनता। रिंग में तो दुनिया को पता चलता है वो चैंपियन है। चैंपियन तो अपनी सोच में, अपने व्यवहार में, अपनी बातों में, अपने काम में घर से ही निकलता है चैंपियन बनने के लिए। और कब चैंपियन बनता है? जब वो चैंपियन नहीं होता, तब वो वैसे काम कर रहा होता है कि वो एक चैंपियन है, चैंपियन की तरह सोचता है। तो अगर आप सफल राजनेता की तरह सोचेंगे, सफल राजनेता की तरह काम करेंगे और सामने वाले की कमजोरियों को जानेंगे, उसकी शक्तियों को जानेंगे। शक्तियों को भी जानना जानना जरूरी है। कई लोग कहते हैं नहीं, मैं मुझे उसकी कमजोरियां, कमियां पता है, शक्तियों का क्या करना है। नहीं, कई बार ऐसा होता है सामने वाले के पास 10 कमियां होती हैं, लेकिन उसकी 2 या 3 शक्तियां इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो सब चीज़ों पर हावी हो जाती हैं, उसकी सारी कमियां ढक लेती हैं। और वैसे भी सफल लोगों की कोई कमी, क्या कमी यार। सफल व्यक्ति का अगर बेटा बेटी शराब सिगरेट भी पी रहा है तो वो भी एक स्टेटस सिंबल कहलाएगा। और असफल व्यक्ति का बेटा बेटी या असफल व्यक्ति खुद ऐसा कर रहा है तो उसको पियक्कड़ या नशेड़ी बोलेंगे। तो ये तो समाज की सच्चाई है। आपको तय करना है कि आपको अगर किसी बड़े व्यक्ति को हराना है तो उस बड़ी सोच को हराना पड़ेगा। जब तक आपके मन में ये बना रहेगा कि वो बड़ा है, बड़ा है, तो उसका डर बना रहेगा। तो बड़ा नहीं है, ठीक है, हराया जा सकता है। और राजनीति में सबसे अच्छी बात तो यही है डेमोक्रेसी में, कि डेमोक्रेसी में कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसे हराया नहीं जा सकता या वो कभी हारेगा नहीं। भारत की राजनीति में ऐसे बहुत सारे धुरंधर हुए, बहुत सारे ऐसे युग आए, ऐसा टाइम आया और ये कहा गया कि इस नेता का रिप्लेसमेंट नहीं है, इसे कोई हरा नहीं सकता, इसका तो जब तक जिएगा जीते जी यही रहेगा। और फिर जनता ने जिस दिन तय कर लिया कि उसको हराना है, तो फिर उनको खाली करना पड़ा सिंहासन। तो ये सच्चाई है। कितना ही मजबूत हो, अगर आप अपनी टीम को मोटिवेट कर पाए, टीम को वो जोश दिला पाए, टीम को वो रणनीतियां दे पाए, और सबसे बड़ी बात है अपने आप को और अपनी टीम को विश्वास दिला पाए कि आप उसे हरा सकते हैं। इस सोच, इस विचार के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अपनी रणनीतियों को रिव्यू करने की जरूरत है, सामने वाले की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानने की जरूरत है, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को जानने की जरूरत है। और जो आपको पता है वो तो आपको पता ही है ना, जो आपको नहीं पता यही जानना। कहते हैं ना, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? इस बात का ज्ञान होना कि आपको किस किस बात का ज्ञान नहीं है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। तो आपको क्या क्या नहीं पता, राजनीति में सफलता पाने के लिए क्या नहीं पता आपको, और उनको लिखिए, ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए कि मेरे पास अगर इतनी टीम हो, मेरे पास इतना पैसा हो, मेरे पास इतने लोग हो, मेरे पास इतने संसाधन हो, मेरे पास ये चीज़ें हों, ये रणनीति हो, ये रणनीतिकार हो, तो मैं इस व्यक्ति को हरा दूंगा। और फिर उसको टिक मार्क कर लीजिए कौन कौन सी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, और जो अवेलेबल नहीं है उनको अरेंज कैसे करना है। क्योंकि दुनिया में हर समस्या का समाधान है, बस बात यह है कि वो समाधान आपके पास है या किसी और के पास है। अगर आपके पास समस्या का समाधान है तो फिर तो चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, और यदि आपके पास नहीं है तो बस आपको ऐसे व्यक्ति को खोजना है जिसके पास मेरी समस्या का समाधान है, मेरी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, इस आपदा का हल है। और जिसके पास हल है उसे अपने साथ जोड़िए, जिस भी कंडीशन पर जुड़ सकता है, फिर आप हरा देंगे। और 1 और 1 11 की रणनीति का इस्तेमाल करिए। अकेले आप जितना भी मेहनत कर लीजिए, और चाहे बिजनेस की बात हो, राजनीति की बात हो, आचार्य चाणक्य भी कहते हैं और मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ, चाहे आप जितने भी मेहनती हो, आपके हार्ड वर्किंग हो, जितना मर्जी जो मतलब आप किसी भी परिस्थिति में हार ना मानने वाले हो, कितने ही बड़े फैसले लेने वाले हो, आपकी काम करने की एक क्षमता है। उस क्षमता के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी है, वो चाहे भले ही बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन एक लेवल है। आप अपनी क्षमता का मैक्सिमम कर लेंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद आपको टीम चाहिए होगी। तो मजबूत टीम बना करके मजबूत से मजबूत व्यक्ति को हराया जा सकता है। और अगर सामने वाला विरोधी मजबूत है, ताकतवर है, तो उसका सीधा सीधा अर्थ है उसकी टीम मजबूत है। अगर उसकी टीम मजबूत है तो उससे मजबूत टीम ही बनानी पड़ेगी। और समस्या क्या है? हराना तो चाहते हैं, इच्छा है, लेकिन इच्छा से खाली काम नहीं चलेगा ना, बर्निंग डिजायर चाहिए है, तीर इच्छा शक्ति चाहिए। एक ऐसी आग लगी होनी चाहिए कि जब तक मैं इसे हरा नहीं देता या जब तक मैं जीत नहीं जाता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कई लोग आते हैं मेरे पास भी, मैं उन्हें कहता हूं भाई ये करना पड़ेगा, तो साहब ये तो बड़ा मुश्किल काम है।
तो सफलता इतनी आसान नहीं है ना भाई। आचार्य चाणक्य से पूछा चंद्ररूप ने, जब चंद्ररूप को आचार्य चाणक्य बता रहे थे राजा बनना है तो चंद्ररूप ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। चंद्ररूप बोलते हैं गुरुदेव क्या राजा बनना इतना कठिन काम है? गुरुदेव कहते हैं चंद्ररूप यदि राजा बनना इतना ही आसान होता तो ना किसी चाणक्य की जरूरत होती, ना किसी चंद्ररूप की जरूरत होती, कोई भी राजा बन जाता। बात सही है। अगर अपने विरोधी को इतना ही आसान होता हराना तो ना आपकी जरूरत होती ना मेरी जरूरत होती, कोई भी हरा देता भाई। ये मुश्किल काम है, और मुश्किल काम जब सफल होने वाले लोगों को मिलता है तो क्या बोलते हैं अपने आप से? क्योंकि ये मुश्किल कार्य है इसलिए ये मेरे करने योग्य है। मैं आपसे कह रहा हूं अपने विरोधी को हराना आपके लिए मुश्किल कार्य है, इसलिए ही ये आपके करने योग्य है। अपने सांसद को, विधायक को, मंत्री को, बड़े नेता को हराना आपके लिए मुश्किल कार्य है, इसलिए ही ये आपके करने योग्य है। और यदि आपने ये काम कर दिया तो यकीन मानिए इतिहास रच देंगे आप। क्योंकि साधारण काम करके इतिहास नहीं रचा जाता साहब। इतिहास रचा ही तब जाता है जब आप असाधारण काम करते हैं, और व्यक्ति कभी असाधारण नहीं होता, केवल काम असाधारण होते हैं। और जब कोई साधारण व्यक्ति भी असाधारण काम करने का ठान लेता है, उसे पूरा कर देता है, तो व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। ये असाधारण काम है, तो इतना आसानी से नहीं होने वाला। तो उसके लिए आपको सारे साम दाम दंड भेद सीखना भी पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेसेस जानना, सामने वाले की स्ट्रेंथ वीकनेसेस जानना, और सही समय पर सही वार करना। हथियार होना ही काफी नहीं होता है, हथियार को चलाने का तरीका आना चाहिए, और कब किस समय पर कौन सा हथियार कब चलाना है, कैसे चलाना है, ऐसा वार करना कि सामने वाला लगे कि हाँ वाकई किसी ने वार किया, और मुकाबले में आप आ जाएं। एक बार मुकाबले में आएंगे तो आराम से विरोधी को हराया जा सकता है, चाहे वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो।